दोस्तों इस म्यूचुअल फंड हाउस का रिव्यू करने की रिक्वेस्ट मेरे पास काफी लंबे टाइम से आ रही थी, क्योंकि ये एक नया म्यूचुअल फंड हाउस आया है। सेमको म्यूचुअल फंड हाउस की हम बात कर रहे हैं। ये एक अभी रिसेंट में नया म्यूचुअल फंड हाउस आया है। बहुत ज्यादा अभी फंड्स इसके नहीं आए हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में सवाल आ रहा है कि क्या इस म्यूचुअल फंड हाउस को भी मौका देना चाहिए, क्या इसके जो फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहां पर इस जो फंड हाउस है उसने एक नया न्यू फंड ऑफर लेकर आ रहे हैं, सेमको ईएलएसएस फंड का। तो हम इस वीडियो में उस फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि ये एनएफओ किस पीरियड में चल रहा है, किस टाइम का रहने वाला है, और ये क्यों ये जो ईएलएसएस फंड है ये एक डिफरेंशिएटर काम करने वाला है। जो अभी तक ईएलएसएस फंड चल रहे हैं उनसे किन मायनों में ये ईएलएसएस फंड अलग है, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं और एक बारी देखते हैं कि इस एनएफओ की क्या क्या डिटेल्स हैं। तो दोस्तों आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं सेमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की। ये फंड ओपन हो रहा है एनएफओ के लिए 15 नवंबर से, और ओपन रहने वाला है ये 16 दिसंबर तक। तो इस पीरियड के बीच में आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ में आप इसके यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। और कुछ बेसिक डिटेल शुरू में हम देख लेते हैं, फिर मैं डिटेल में दिखाऊंगा कि ये फंड कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनी क्या रखने वाला है। अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स इसका बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है। 80% से 100% पैसा ये इक्विटी में लगाएगा, और 0% से 20% तक ये पैसा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी लगा सकता है। सिंस ये एक ईएलएसएस फंड है तो यहां पर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे ये आपका 3 साल तक के लिए लॉक इन हो जाएगा, तो उस चीज का आपको यहां पर ख्याल रखना है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि ईएलएसएस फंड में आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन भी इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80C मिलती है। तो ईएलएसएस फंड में पैसा लगाकर आप अपना टैक्स भी सेव करते हैं। अगर आपको इसके एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम आपको 500 रुपीज से यहां पर शुरुआत करनी होगी। तो मिनिमम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी एक काफी अच्छी बात है। अब चलते हैं एक बारी समझते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, और किस तरह से ये म्यूचुअल फंड अभी जो चल रहे हैं करंटली जितने भी ईएलएसएस फंड उनसे थोड़ा सा अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपकी लेकर चल रहा है। अब अगर दोस्तों हम इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे यहां पर बात करते हैं, तो अगर हम यहां पर देखेंगे ये फंड फॉलो करने वाला है हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क को, जिसको इनको यहां पर बोला जाता है। इसको फॉलो करने वाला है अपनी कंपनीज को चूज करने के लिए कि पोर्टफोलियो में क्या कंपनीज अपनी रखनी है। ये इसमें क्या क्या चीजें आती हैं इनको समझते हैं। पहले कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और प्राइसिंग पावर यहां पर देखी जाती है उस कंपनी की। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हो गई कि जो उसके बाकी कॉम्पिटिटर है उसके अगेंस्ट ये कंपनी कैसा कर सकती है और कितनी प्राइसिंग पावर इस कंपनी के पास है। उसके साथ साथ बैलेंस शीट देखी जाएगी, उसकी डेट देखी जाएगा, कितना डेट है वो सब चीजें चेक की जाएगी। वो कितना री इन्वेस्ट अपने बिजनेस में पैसा कर रहा है और किस टाइप से ग्रोथ यहां पर वो कंपनी ला रही है। रेगुलेटरी देखा जाएगा कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कितना सही तरीके से ये कंपनी यहां पर अप्लाई कर पा रही है। उसके बाद कैश फ्लो देखा जाएगा, कितना अच्छा कैश फ्लो है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कैश फ्लो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आखिरी में अगर आप देखते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लीडरशिप, तो ये कुछ की चीजें हैं जो यहाँ पर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये म्यूचुअल फंड यहाँ पर देखने वाला है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, इसकी लीडरशिप कैसी है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बैलेंस शीट कैसी है, कंपटीशन के हिसाब से क्या अलग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स इस कंपनी की है, प्राइसिंग पावर कैसी है, ये चीजों को यहाँ पर देखकर इनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर समझेंगे कि टोटल 67,000 कंपनीज हैं टोटल जो यहाँ पर अवेलेबल है यूनिवर्स में, लेकिन ये सारे क्राइटेरियाज को लगाने के बाद जो कंपनीज बच जाती हैं वो लगभग 180 प्लस स्टॉक्स यहाँ पर बच जाते हैं, जो ये सारे टेस्ट को पास करके यहाँ पर कंपनीज जो बचती हैं। तो इन कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगाते हैं। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। उन पैरामीटर्स में जो स्टॉक्स पास होते हैं उन स्टॉक्स को ये अपने इन्वेस्टेबल यूनिवर्स में ऐड कर लेते हैं, जो लगभग 180 स्टॉक्स है, और उनमें से फिर हमारे फंड में यानी कि ये जो सेमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड आना है उसमें पैसा यहां पर लगाया जाता है। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी शुरू में ही कि जब मैंने इसका डॉक्यूमेंट रीड किया तो मुझे एक चीज समझ आई कि ये फंड
अलग तरीके से, जो अभी तक ईएलएसएस फंड चल रहे हैं उनके हिसाब से अलग तरीके से इन्वेस्ट करने वाला है। तो देखिए ईएलएसएस फंड, जो भी फंड्स होते हैं, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जितने भी मोस्टली ईएलएसएस फंड है, ये अपना 70 to 80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करके चलते हैं। उस वजह से थोड़ी जो रिटर्न्स है वो यहां पर कम होती हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज हैं जो लार्ज कैप, अभी तक ईएलएसएस फंड है, वो 70% अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चलते हैं और एक्सपोजर उनका जो मिड कैप और स्मॉल कैप में रहता है वो काफी कम रहता है। तो ऑन एन एवरेज 72% पैसा ईएलएसएस कैटेगरी के फंड्स लार्ज कैप में लगाते हैं, 18% पैसा मिड कैप में और 10% पैसा सिर्फ स्मॉल कैप में लगाते हैं। और यहां पर एक चीज और देखी गई है कि जो मोस्टली जितने भी ईएलएसएस फंड है, 40% उनकी जो होल्डिंग्स होती है वो लगभग सेम होती है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, ये 3 कंपनीज हैं जिनमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट यहां पर होती है। तो अब सेमको का ये जो फंड है ये यूनिक क्यों है? क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में मेजर पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। तो यहां पर दोस्तों इन्होंने एक कंपैरिजन भी यहां पर दिया कि निफ्टी 50 इंडेक्स ने ऑन एन एवरेज 16% की रिटर्न पिछले 15 सालों में दी है, 2006 से 2021 की अगर आप रिटर्न देखते हैं। वहीं मिड कैप ने 24% की और स्मॉल कैप ने 25% की रिटर्न दी है। तो अगर जो आपका ईएलएसएस फंड है वो मेजर पैसा लार्ज कैप में लगाएगा तो आपकी जो रिटर्न है उसकी एक जो रेंज है वो 15 से 16-17% के बीच में ही रहेगी, चाहे वो कितना ही अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड हो। लेकिन अगर आपका ईएलएसएस फंड मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाकर चलेगा तो वहां पर आपकी जो रिटर्न मिलने की जो चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस चीज को आपको समझना है। हालांकि जो रिस्क है वो भी स्लाइटली यहां पर इंक्रीज होता है। तो ये फंड डिफरेंट इसी तरीके से है कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफी हद तक पैसा यहां पर लगाकर चलेगा, क्योंकि 8 से 9% की एक्स्ट्रा रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर जनरेट करके दे रहे हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में यहां पर देखते हैं। और निफ्टी 500 में अगर आप देखेंगे 41% की रिटर्न है और मिड कैप स्मॉल कैप ने 49% की रिटर्न दी। अब मैं एक बार आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन भी यहां पर समझा देता हूं। तो लगभग 35 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो यहां पर ये कंपनी, ये फंड यहां पर बनाने वाला है, जिसमें आपको प्रीडोमिनेंट एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का देखने को मिलने वाला है। जो हाई ग्रोथ बिजनेसेस हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप बिजनेसेस, उनमें ये फंड पैसा लगाकर चलने की कोशिश करने वाला है। और दोस्तों हाई रिस्क और वॉलेटिलिटी में एक अच्छी बात क्या है कि सिंस ये 3 साल के लिए लॉक इन है, तो जितना लंबे टाइम के लिए स्मॉल कैप मिड कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ज्यादा आपका जो रिस्क है वो यहां पर कम होता रहता है। तो इसीलिए अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन रखता है, तो ये फंड आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन आने वाले टाइम में रह सकता है। तो इन सब चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी समझ के चलना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आपका पैसा लग रहा है तो जो रिस्क है वो भी ये फंड का ज्यादा हो जाता है। तो इन चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको इस फंड के समझने में हेल्प मिलेगी। और एक चीज आपको याद रखनी है, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।